सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का टॉपिक है एंटिसिपेटरी बेल या फिर अग्रिम जमानत। हाल ही में 9 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक फ़ैसला दिया एंटिसिपेटरी बेल को लेके, जो कि बड़ा ही समझने लायक है। हम इसमें आपको ओवरव्यू देंगे, एक ना ऊपर से कि क्या मैटर है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा जजमेंट और ऑर्डर खुद से पढ़ने चाहिए, ताकि आप अपने जो भी केस डील कर रहे हैं उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाएँ। मेरा प्रयास है कि कोई एक ओवरव्यू मिल जाए आपको ऊपर से कि क्या केस है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, अग्रिम जमानत। सेक्शन 438 सीआरपीसी में इसका जिक्र है। जब किसी व्यक्ति को डर होता है कि किसी गैर जमानती अपराध में उसको अरेस्ट कर सकती है पुलिस या जांच एजेंसी, तो वो अग्रिम जमानत पहले लगा देता है। अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपरली, तो इस केस में भी यही डर था व्यक्ति को। मैं केस की फाइल साथ में पढ़ते हुए आपको बताऊंगा, ताकि हमारा एक फ्लो बना रहेगा ना, ताकि कम समय में प्रिसाइज जानकारी दे पाएँ आपको। तो अग्रिम जमानत जानते हैं कि ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के पहले ही ज़मानत लेने का अवसर देती है जब उसे किसी गैर ज़मानती अपराध में गिरफ्तार किया गया हो। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई, ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है, अपराध को लेकर जेल में है, वो दूसरे किसी अन्य मामले में अग्रिम ज़मानत ले सकता है। पहले से ही जेल में है, क्या दूसरे किसी मामले में अग्रिम ज़मानत ले सकता है। ये है इस केस में मज़ेदार बात। और इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है। इस केस में जो हमारा व्यक्ति था, ये मतलब जिस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार था। और उसने ये डर था कि एक अगले मामले में जो जांच एजेंसी है उसके ऊपर एक और केस लगा देगी। इसको लेकर ही वो अपना हाई कोर्ट में भी गया था। उसे जब लगने लगा था कि अग्रिम ज़मानत के लिए ज़रूरत है, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे मंजूर भी कर दी थी। लेकिन इसमें शिकायतकर्ता ने इसको चैलेंज कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। केस फाइल में और आगे जाते हुए बढ़ेंगे तो इस पर कौन सी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। तो धोखाधड़ी, चालसाजी की जो आईपीसी होती हैं 420, 409 और अन्य, उन सब में इन पे मुकदमा दर्ज करा गया था। वो हम आपको ऊपर दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहस के दौरान कई अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों के बारे में बात करी है। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालयों का क्या पुराने केसेस में जजमेंट आया था। अब अगर मैं प्रिसाइजली उन कोर्ट्स के बारे में बताऊं, तो इलाहाबाद, दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों का मानना था कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है वह किसी अन्य मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दे सकता। लेकिन बॉम्बे और उड़ीसा उच्च न्यायालय का विपरीत था इस मामले में, और अग्रिम जमानत को मंजूरी इन दोनों कोर्ट ने अपने अपने फैसलों में दी थी। तो यहाँ पे जिन जिन केसेस का जिक्र हुआ है, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। यहाँ पे जिन केस का जिक्र हुआ है, करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1994, गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2020, सुनील कल्लानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021, राजेश कुमार शर्मा वर्सेस सीबीआई 2021, राजेश कुमार शर्मा वर्सेस सीबीआई 2021, और बशीर हसन सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ GNCTD 2023, नरेंद्रजीत सिंह सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये लगभग आपके 8 केसेस हैं जिनका इस पूरी इस केस में जिक्र हुआ था। इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा,
हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को यहाँ पे रेफ़र करा था। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ये व्यक्ति है जो अग्रिम ज़मानत के लिए अप्लाई करा था, उनके अधिवक्ता थे सिद्धार्थ दावे साहब, और उनका ये कहना था कि भैया आप किसी के भी रिलीफ को, अगर किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो भी बात है, यू कैनॉट हैम्पर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसकी लिबर्टी को आप हैम्पर नहीं कर सकते। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या बात करी गई थी। इस मामले में कई उच्च न्यायालयों के अलग विचार होने के कारण मतभेद थे दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच में। अब 9 सितंबर 24 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद, दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों के फैसले को पलटते हुए बॉम्बे और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के पक्ष में फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला दिया कि जो व्यक्ति किसी अन्य मामले में हिरासत में है, वह भी दूसरे मामले में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि अब व्यक्ति जो है वो दूसरे मामले में अग्रिम जमानत को लेकर दाखिल कर सकता है। इस केस में मैं जितना डीप गया तो उसमें कुछ की पॉइंट्स निकल के आए कि की पॉइंट्स क्या क्या थे। तो पहला की पॉइंट इसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट में बीते भी कई केसेस में हमने देखा है कि जांच एजेंसियां एक चेन केसेस वाला सिस्टम अपना रही हैं। चेन केसेस मतलब आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति के ऊपर इतने केसेस लगा दो कि वो जब तक निकल के आए वो फिर दूसरे में फंस जाए, दूसरे में फंस के आए तो तीसरे में फंस जाए, मतलब वो व्यक्ति कभी रिलीफ पा ही नहीं पाएगा। अगर वो किसी केस में निकल के भी आ जाता है, बेल हो जाती है या उसको कोर्ट से बरी कर दिया जाता है, तो दूसरे केस में फंस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एड्रेस करा। इसके अलावा इसी केस में एक और टॉप पॉइंट जो निकल के आया है कि अलग अलग अपराधों को अलग ही माना जाए। जब यहाँ पे सिद्धार्थ दावे साहब उन्होंने ये कहा कि दोनों केस बिल्कुल अलग हैं। जिस केस में वो पहले उनके क्लाइंट अंदर गए थे और जो केस अब फाइल करा जा रहा है, ये केस दोनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। अब उस पॉइंट समझते हुए चलिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक है कि शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के लिए शारीरिक स्पर्श आवश्यक नहीं है। अगर आरोपी को बताया जाता है कि वह गिरफ्त में है और वह खुद को समर्पित कर देता है तो उसे गिरफ्तार माना जाएगा। अब चलते हैं 438 सीआरपीसी पर, जो कि अग्रिम जमानत के प्रावधानों को तय करती है। अब इसके अनुसार अदालत को जमानत देने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आरोप की गंभीरता, आवेदक का पिछला रिकॉर्ड, और क्या गिरफ्तारी किसी को अपमानित करने के लिए की जा रही है, किसी को हैरेस करने के लिए की जा रही है। शिकायतकर्ता की ओर से जो वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा थे, उनका ये कहना था कि मैं फाइल में देखूं तो अग्रिम जमानत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज़ाद हैं और गिरफ्तारी का डर है। मतलब जो लोग अग्रिम जमानत, मतलब आप एंटिसिपेशन किससे होगा कि वो अरेस्ट होने वाला, जो ऑलरेडी बाहर हो। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही हिरासत में है तो उसे गिरफ्तारी का डर नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले से ही गिरफ्तार है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रिम जमानत का मकसद किसी व्यक्ति को अपमानजनक गिरफ्तारी से बचाना है, और अगर वह पहले से जेल में है तो अपमान का सवाल ही नहीं उठता है। अपमान का सवाल इसमें उठता ही नहीं है जब आप ऑलरेडी जेल में हैं। उन्होंने वही एंटिसिपेटरी की डेफिनेशंस को ही डायसेक्ट करके अपना पॉइंट रखने का प्रयास करा, है ना। उन्होंने बोला चलिए आप लोग ये बोल रहे हैं कि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि हम इनको रिलीफ देना चाह रहे हैं या इनके ऊपर ज़बरदस्ती जांच एजेंसी प्रेशर बनाने का प्रयास कर रही है, इनको हरास करने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने यही उसका काउंटर कर दिया सिद्धार्थ लूथरा साहब ने कि भैया जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है वो तो अपराधी है, तो उसका क्या मान सम्मान। उन्होंने ये क्लियरली ये पॉइंट अपना रखा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं जो सिद्धार्थ दावे साहब की तरफ से है कि
एक अपराध में गिरफ्तारी होने का मतलब ये नहीं कि दूसरा मामला अलग ना समझा जाए। उन्होंने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है और इस वजह से दूसरे मामले में अग्रिम जमानत का अधिकार भी होना चाहिए। ये मैं जो मेरे की नोट्स हैं मैं उनसे बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी इतने बड़े बड़े केसेस को याद नहीं रख पाते हैं, तो हम पढ़ने के बाद की नोट्स निकाल लेते हैं और उसी को हम नोट डाउन करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमें उन बड़ी बड़ी PDF से ना गुजरना पड़े। बस उनकी पॉइंट्स से एक सरसरी निगाहों से आइडिया मिल जाता है, उतना ही काफ़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया है कि पहला तो चेन अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं दी जाती तो जांच एजेंसियां चेन अरेस्ट का सहारा लेकर किसी को लगातार हिरासत में रख सकती हैं, जो कि बीते कई केसेस में देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर विशेषकर ये एक प्रथा बनती जा रही है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतने अलग अलग मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं कि जहां वो एक में रिलीफ लेके बाहर आ रहा है वो दूसरे में फंस जाता है, फिर तीसरे में फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हमने ये प्रैक्टिस को भी नहीं चेंज करा तो ये किसी की भी पर्सनल लिबर्टी के लिए खतरा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 संविधान ने हमको दिए हैं और ये कोई भी मतलब नहीं होता है कि अपराधी पहले से ही जेल में तो वो अपराधी है, वो बैड कैरेक्टर है। सिर्फ इस आधार पे आप उसको ताउम्र जेल में नहीं रख सकते या ताउम्र मुकदमों के जाल में नहीं फंसा सकते। आगे बढ़ेंगे। कोर्ट ने पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि एक अपराध में हिरासत में होते हुए भी दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, मगर कंडीशंस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरबख्श सिंह, मैंने जब इसका अध्ययन करा तो गुरबख्श सिंह सिविया बनाम पंजाब राज्य का केस जो था उसमें भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि अग्रिम जमानत तब दी जा सकती है जब आरोपी को वाकई गिरफ्तारी का डर हो, भले ही अभी तक कोई औपचारिक FIR दर्ज ना हुई हो। मतलब FIR दर्ज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे डर है कि हाँ उस पर किसी भी कारणवश मुकदमा दर्ज होने वाला है, उसे पता है कि कोई उसे नफ़रत चल रही है, किसी से मतभेद चल रहे हैं या कुछ भी कारण है, तो भी उसको ज़रूरी नहीं है कि FIR दर्ज हुई हो, उसे अग्रिम ज़मानत मिल सकती है। ये गुरबख्श सिंह सिविया बनाम पंजाब राज्य में मेंशन था। जैसे ही मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही 8 केसेस का जिक्र करा था ना, उनमें से एक केस ये था। इस पूरी जजमेंट में, इस पूरे हियरिंग में बहुत सारे केसेस का जिक्र हुआ है, वही 8 केस का जिक्र हुआ है जिसके की पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है, वाद विवाद हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि अग्रिम जमानत तब दी जा सकती है जब आरोपी की वाकई गिरफ्तारी का डर हो। आगे बढ़ते हुए, तो इस फैसले का भविष्य में क्या मतलब होगा? इसका सीधा असर यही होगा कि जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए नए नए मामलों की गिरफ्तारी बनाएगी। उनको तो भैया पूरा लाइसेंस मिल जाएगा कि जब तक हो सके व्यक्ति को अंदर रखो। फाइल में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ये अनुच्छेद 21 के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था के में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में अग्रिम जमानत अलाउ कर दी व्यक्ति की। अब इसमें अगर हम देखें डिटेल्स में जाते हुए, तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी संगीन अपराधों में जेल में हो, जैसे कि अभी हाल ही में बीते कुछ हफ्तों में हमने मनी लॉन्ड्रिंग केस देखे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। सिर्फ इसी कारण से आप किसी को जेल में नहीं रख सकते कि उस पर बहुत ही संगीन अपराध आपने पंजीकृत करे हुए हैं। और बहुत लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बेल दी है, क्योंकि ये उनका राइट है ना। तो इस केस में हमने ये जानने का प्रयास करा है कि एंटिसिपेटरी बेल किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, और चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो जेल के अंदर हो। और ये जो प्रथा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार चेन अरेस्ट केसेस करे जाएं,
जैसे ही केस से रिलीफ मिले फिर दूसरा डाल दिया जाए, फिर तीसरा डाल दिया जाए, ताकि वो हमेशा जेल के अंदर ही रहे। ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं कुछ और की पॉइंट्स पे बात करते हुए, फिर हम इस वीडियो को अंत करेंगे।